नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर एक महान विजेता और प्रशासक के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन। पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज जो ये वीडियो है वो नोट्स के साथ है, क्योंकि विद्यार्थी ऐसा ही चाहते हैं, मेरे पास मैसेज भेजते रहते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वास्तव में गुप्त वंश का आप इतिहास पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि गुप्त वंश को जो स्वर्ण युग की संज्ञा दी है बहुत सारे विद्वानों ने, तो स्वर्ण युग की नींव डालने वाला व्यक्ति अगर कोई था सचमुच में, तो वो समुद्रगुप्त था। क्योंकि समुद्रगुप्त के उपरांत आगे के शासकों के लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो विजय वगैरह का काम था, साम्राज्य विस्तार का काम था, वो समुद्रगुप्त ने ही पूरा कर दिया था। तो इसलिए आगे के शासकों के लिए पूरी तरह से शांति का माहौल मिला प्रायः, और जिसके कारण कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में गुप्त काल काफी प्रगति कर सका, जिसके कारण उसे आर्थिक व्यवस्था काफी अच्छी रही। उसकी व्यापार वगैरह खूब बढ़ा। उस समय सोने के सिक्के चलाते थे गुप्त काल में शासक, तो इसी से उनकी समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता। तो इस स्वर्ण युग का नींव डालने वाला व्यक्ति, उसकी बुनियाद डालने वाला व्यक्ति समुद्रगुप्त था। तो आइए हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं विस्तार से। मित्रों, प्रयाग प्रशस्ति का जो मूल पाठ है वो संस्कृत में है, लेकिन वो गुप्त लिपि में है, तो इसलिए उसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैंने 2 स्लाइड्स में आपके लिए संक्षेप में दिया है। तो प्रयाग स्थित अशोक स्तंभ पर हर्षेण रचित समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है, जो समुद्रगुप्त के पराक्रमांक तथा विजय गाथा का जीता जागता प्रमाण है। और यह लेख गुप्त लिपि तथा संस्कृत भाषा में है। प्रथम 8 लेख पद्य तथा शेष गद्य में है। कुल 33 पंक्तियों में आरंभ की 4 पंक्तियां खंडित हो चुकी हैं तथा पंक्तियों के बीच के कुछ अंश मिट गए हैं। 5वीं से 8वीं पंक्तियों में समुद्रगुप्त की एक विद्वान व वीर के रूप में प्रशंसा की गई है तथा उसके पिता द्वारा उसे राज्य के योग्य बताते हुए समस्त पृथ्वी को भोगने का आशीर्वाद दिया गया। और 9वें से 24वें पंक्तियों में उसकी वीरता और उसके दिग्विजय का वर्णन है। उसने अपने पराक्रम से उत्तर तथा दक्षिण भारत के अनेक राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसके शरीर पर युद्धों के दौरान लगे सैकड़ों घाव, उसका जो शरीर था वो युद्धों के दौरान लगे सैकड़ों घावों से सुशोभित होता था। आगे और इसमें जो लिखा है वो देखिए कि 17वीं तथा 18वीं पंक्तियों में प्रशस्तिकार कहता है, हरिशेण ने लिखा था यह प्रशस्ति, जो अनेक प्रकार के सैकड़ों युद्धों में दक्ष है, जिसका बंधु केवल उसका भुजबल और पराक्रम है, जो पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है, फरसा, तीर, भाला, कील, तलवार, बर्छी आदि के चोटों से उत्पन्न हुए सैकड़ों घावों से जिसके शरीर की शोभा बढ़ गई है। तो इस तरह की बातें लिखी गई हैं, यानी कि वो कितना वीर था आप समझ सकते हैं। 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिण भारत के राजाओं की सूची दी गई है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। 21वीं 22वीं पंक्ति में दक्षिण भारत के राजाओं की चर्चा हम आगे करेंगे। 21वीं व 22वीं पंक्ति में उत्तर भारत के 9 राजाओं रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति, नागसेन, अच्युत, नंदिन, बलवर्मा, बनवासी राजाओं, समतट, टवाक, कामरूप, नेपाल, कर्त्रिपुर, मालव, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, अर्जुन, सनकानीक, काक तथा खरपरिक आदि राजवंशों के पराभव का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति की 27वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त के काव्य तथा संगीत में निपुण होने व कविराज की उपाधि से विभूषित होने का वर्णन है।
28वीं तथा 29वीं पंक्ति में गुप्तों की वंशावली दी गई है तथा 32वीं पंक्ति में रचनाकार का आत्म परिचय है। तो ये है प्रयाग प्रशस्ति का लेखा जोखा। अब आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं। इसके आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों और उसके अन्य उपलब्धियों की विवेचना करते हैं। मित्रों, समुद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत गद्दी पे आया। उसके एक उत्तराधिकारी हर्षेण द्वारा लिखित एक प्रशस्ति, जिसका भी हमने ऊपर जिक्र किया, उल्लेख किया, जो इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र और व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन है। अशोक महान के बाद एकमात्र समुद्रगुप्त ही ऐसा शासक हुआ जिसके विषय में ऐसा ब्यौरेवार या कह रहे हैं इतना विवरण प्राप्त होता है। तो इस अभिलेख की सहायता से हम समुद्रगुप्त की उन असाधारण सामरिक विजयों का वर्णन कर सकते हैं जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यद्यपि एक छोटा सा लेख है ये 39 पंक्तियों का, लेकिन इससे जो है समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व पर, उसके कार्यों पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। प्रयाग प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरे दरबार में समुद्रगुप्त का आलिंगन कर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। संभव है कि इस पर कुछ उपद्रव हुआ हो, और ये नामुमकिन नहीं है कि जब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा हो तो उसने अपने भाइयों के विद्रोह का सामना भी किया हो। तो मतलब उत्तराधिकार का झगड़ा एक आध दो बार यहाँ गुप्त काल में भी देखने को मिला है हमें। तो समुद्रगुप्त से मिलते जुलते कुछ सिक्कों पर किसी राजा काच का नाम मिलता है। काच या काच है, जो संभवतः उसका बड़ा भाई रहा होगा, किंतु वह पूरी तरह निश्चित नहीं है। जो भी उपद्रव हुए होंगे उनका विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना तो निश्चय ही है कि समुद्रगुप्त जैसा व्यक्ति जो है उसने निश्चित रूप से उसे दबा दिया होगा। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल विशेषकर उन सामाजिक या सामरिक होना चाहिए, माफ कीजिए, उन सामरिक विजयों के लिए प्रसिद्ध है जो भारत के विभिन्न भागों में उसने स्वयं की थी। इस सामाजिक को यहाँ सामरिक पढ़िएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति में उसे 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। इस प्रशस्ति में उन राजाओं की लंबी सूची दी गई है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी, जिसकी एक झलक अभी आपने जो प्रयाग प्रशस्ति का हिंदी अनुवाद मैंने दिया था उसमें आपने देख ही लिया है। फिर भी आइए हम उनके नाम जानते हैं। ये विजित राजा थे: नागसेन, गणपति राज, अच्युत, चंद्रवर्मन, रुद्रदेव, मातिल। उत्तर भारत के अनेक राजाओं को, जिनमें 9 प्रमुख हैं, समुद्रगुप्त की आक्रामक नीति का भरपूर वार झेलना पड़ा। इन राजाओं को परास्त करके उसने उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। अब नागदत्त, नंदिन और बलवर्मन, इसके अलावा समतट, कामरूप, नेपाल, डबाक का राज्य तथा कर्तिपुर, ये जो आधुनिक करतारपुर जालंधर में है, यहाँ के राज्य करद राज्य थे और समुद्रगुप्त को कर देते थे। तो ऊपर वाले राज्य जो हैं, जो 6 राजा थे, उनको तो उनके राज्यों को उसने अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन 3 जो थे, ये नागदत्त, नंदिन और बलवर्मन, इनके राज्यों को करद राज्य बना लिया। इनके अलावा समतट, कामरूप, नेपाल, डबाक का राज्य तथा कर्तिपुर, ये भी करद राज्य थे। तो सीमांत प्रदेश में स्थित 9 जनजातीय राज्यों का भी उल्लेख है जो समुद्रगुप्त के अधीन हो गए थे। वे राज्य थे मालव, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक तथा संकानिक जाति के क्षेत्र आदि। तो ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पर उसने अपना प्रभाव कायम कर लिया था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त ने एक तो साम्राज्य की स्थापना की, तो बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुछ जगह जो है केवल अपने प्रभाव क्षेत्र कायम किए, और साथ ही साथ आगे आप और भी देखेंगे कुछ राज्यों के साथ उसने मैत्री संबंध भी बनाए थे।
तो पूर्व में समुद्रगुप्त के द्वारा अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण पूर्व के निचले भाग को छोड़कर पूरा बंगाल शामिल था। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय की तराई के साथ साथ चलती थी और पश्चिमी सीमा पंजाब के मध्यों तक फैली हुई थी। तो समुद्रगुप्त ने सारे आठविक राज्यों को भी जीत लिया था। आइए अब हम लोग जो है समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान की बातचीत करें दोस्तों। तो जहां तक समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने राज्य विस्तार के लिए दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया और दक्षिण के कम से कम 12 राज्यों को परास्त किया और हारे हुए राजाओं की जो सूची है वो मैंने यहाँ दे दी है। पहला जो राजा था कौशल का महेंद्र था। तो ये जो कौशल राज्य था, ये इसमें इधर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर के जिले आते थे। इसी तरह से महाकांतार का राजा व्याघ्रराज था। महाकांतार जो है वो उड़ीसा के जयपुर प्रदेश के वनों को कहा जाता था। इसी तरह से पिष्टपुर का राजा महेंद्र गिरी था। तो पिष्टपुर जो है वो गोदावरी जिले का पीठापुरम जो है उसको पिष्टपुर कहा जाता था। इसी तरह से वेंगी का राजा हस्ती वर्मन। वेंगी जो है वो आधुनिक पेंड वेंगी है, जो एलोरा का नाम आपने सुना ही होगा। तो एलोरा से 7 मील उत्तर में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। और तो इसी तरह से पालक नेल्लोर का राजा उग्रसेन। पालक जो है वो नेल्लोर जिला जिसे आजकल कहते हैं। और फिर कांची का राजा विष्णुगोप था। तो कांची तो आप जानते ही हैं, जो है ये तमिलनाडु में स्थित था कांची, जहां आगे चल करके आप देखते हैं पल्लवों का राज्य जो है काफी प्रसिद्ध हुआ था। और फिर आप देखें एरंडपल्ल का राजा दमन। एरंडपल्ल और जो आगे देखें देवराष्ट्र का राजा कुबेर। तो एरंडपल्ल और देवराष्ट्र राष्ट्र जो है ये विशाखापट्टनम का नाम जो आजकल आधुनिक आपने सुना होगा, विशाखापट्टनम जिले के प्रदेश हुआ करते थे ये। तो ये जो नरेश थे दोनों, हस्तिवर्मन और अरे वो क्या नाम है, दमन और कुबेर, तो ये सब जो है ये वहां के शासक थे। कौराल का राजा जो है मंटराज। तो कौराल का राजा मंटराज, और उसके अलावा आप देखते हैं कोटा का स्वामीदत्त और अवमुक्त का नीलराज तथा कुस्थलपुर का राजा धनंजय। तो ये सारे जो राजा थे ये सब जो है दक्षिण भारत के शासक थे जिनको उसने पराजित किया था। और तो ये उन दिनों मित्रों दक्षिण भारत पे अभियान करना बड़ा कठिन काम था। आप देखिए कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत की तरफ कोई नहीं गया। काफी दिनों बाद फिर गुप्तों ने उसमें भी केवल समुद्रगुप्त ने प्रयास किया दक्षिण में जाने का, क्योंकि दक्षिण भारत जाने का जो मार्ग है वो बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुरूह मार्ग है, बड़ा कष्टप्रद सेनाओं के साथ वहां जाना, नदी पहाड़ जंगल पार करते हुए। तो ये अपने आप में दुस्साहस हुआ करता था, आप कह सकते हैं। तो समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान में मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों से गुजरता हुआ उड़ीसा पहुंचा और वहां से पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ बढ़कर पल्लव राज्य तक पहुंच गया था। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को सीधे अपने अधिकार में नहीं किया,
बल्कि उन्हें हरा करके, उन्हें पराजित करके, उन्हें करद राज्य बना करके छोड़ दिया। और हरिश्चंद्र ने इसके लिए राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह शब्द का प्रयोग किया है अपने प्रशस्ति में। अर्थात आप कह सकते हैं राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह शब्द जो है वो एक नीति थी उसकी, जिसके 3 अंग थे। पहला तो मतलब ये था कि राज्य ग्रहण यानी कि राज्य पर विजय करना, राज्य को ग्रहण करना, राज्य पर विजय करना। दूसरा था मोक्ष यानी जीत करके मुक्त करना, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। और तीसरा भाग उसका जो था अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ है मुक्ति के बाद उस राज्य को सम्मानित करना, यानी राज्य को विजित करना, उसको मुक्त करना और उसको सम्मानित करना। तो अर्थात समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पराजित करके इनके राज्य न छीनकर उन्हीं को लौटा दिए और उन्हें केवल करद राज्य बनाकर छोड़ दिया। तो इसीलिए जो है कालिदास ने अपने रघुवंश में इस प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले शासकों के लिए धर्म विजयी शब्द का प्रयोग किया है। तो मित्रों, इसी से समझ सकते हैं आप कि समुद्रगुप्त कितना दूरदर्शी था। उसे पता था कि इतनी दूर उत्तर भारत में बैठ करके सीधे सीधे इन राज्यों के ऊपर अधिकार करना कठिन है, इसीलिए उसने उनको करद राज्य बना दिया। समुद्रगुप्त की दिग्विजय में संभवतः कुछ और अभियान शामिल हैं, किंतु इस संबंध में निश्चय पूर्वक कहना कठिन है। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि पश्चिमी एवं उत्तरी भारत के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रभुत्व मानते थे। इन राजाओं में काठियावाड़ के शक एवं अफगानिस्तान के कुषाण भी सम्मिलित थे। सीमांत राज्यों पर भी जो अभी तक विदेशी शासकों के हाथ में थे, गुप्तों का कुछ हद तक प्रभुत्व हो चला था। तो प्रयाग प्रशस्ति में सुदूर सिंघल अर्थात लंका तथा अन्य द्वीपों तक को शकों एवं कुषाणों की तरह अधीन राज्यों के वर्ग में रखा गया है, किंतु उनके साथ समुद्रगुप्त का क्या संबंध रहा होगा यह कहना कठिन है। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण द्वारा समुद्रगुप्त के पास कीमती उपहार के साथ एक शिष्टमंडल भेजा गया था और बोधगया में सिंघल यात्रियों के, श्रीलंका को सिंघल द्वीप भी कहा जाता था, तो सिंघल यात्रियों के लिए एक जो तीर्थ यात्री थे यानी बौद्ध तीर्थों की यात्रा करते थे, उनके लिए एक बौद्ध विहार तथा विश्राम गृह बनाने की अनुमति मांगी गई थी। समुद्रगुप्त ने यह अनुमति सहर्ष प्रदान की थी एवं मेघवर्ण ने बोधि वृक्ष के उत्तर में एक शानदार बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। संभवतः समुद्रगुप्त के दरबारियों ने कीमती उपहार का अर्थ खिरात समझा हो और बौद्ध विहार बनाने की प्रार्थना को आवेदन पत्र समझ लिया हो, तो बिना स्पष्ट प्रमाणों के यह नहीं कहा जा सकता कि यह शासक गुप्तों की प्रभुता स्वीकार करते थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के शौर्य से प्रभावित होकर कुषाणों, शकों, लंका या सिंघल द्वीप और अन्यान्य द्वीपों के निवासियों ने, वहां के शासकों ने उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंतर्गत कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिम राजस्थान, सिंध एवं गुजरात को छोड़कर, इनको आप ध्यान दीजिएगा, इनको छोड़कर सारा उत्तर भारत था। उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि एवं उड़ीसा शामिल थे। सुदूर दक्षिण में चिंगलपेट तक, संभवतः उससे भी आगे तक पूर्वी समुद्र तट से लगा हुआ इलाका शामिल था। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों पर समुद्रगुप्त जो है वो सीधे शासन करता था। संभव है कि समुद्रगुप्त एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने की भावना से प्रेरित हुआ हो, किंतु शीघ्र ही उसे एहसास हो गया कि तत्काल सारा देश तो दूर, उसके अधिकांश भाग पर भी सीधा शासन कायम करना या शासन कायम करने का विचार अव्यावहारिक होगा। ये व्यावहारिक की जगह अव्यावहारिक पढ़िए,
इसलिए उसने अड़ोस पड़ोस के राज्यों का दमन करके एक केंद्रीय राज्य क्षेत्र का निर्माण किया, जिससे शासन सीधे उसके नियंत्रण में था। तो यह समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों का दायित्व था, कर्तव्य था कि वह उसकी रखी गई ठोस नींव पर साम्राज्य का विस्तार करें। साम्राज्य की स्थिति मजबूत बनाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश पूर्व एवं पश्चिम दोनों दिशाओं में धीरे धीरे विस्तृत किया गया, जिससे समूचे उत्तर भारत पर गुप्त सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर शासन करने लगे। अब आइए थोड़ा समुद्रगुप्त के पराक्रमान के बाद हम उसके व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन कर लें। तो समुद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य अनेक वर्षों तक सामरिक अभियानों का परिणाम था। उसके साम्राज्य की विशालता को देखते हुए हमारे हृदय में उसकी वीरता एवं सामरिक प्रतिभा के प्रति स्वतः ही प्रशंसा का भाव उत्पन्न होने लगता है। उत्तर भारत के 9 राज्यों का नामो निशान तक मिटा देने के लिए उसके अंदर निश्चित रूप से असाधारण साहस और रण कौशल का होना आवश्यक था और रहा होगा, तभी वो ऐसा कर पाया। दक्षिण में केंद्र से इतनी दूर के या सुदूर प्रदेशों तक और इतने अज्ञात और दुरूह जंगली प्रदेशों में अभियान चलाना उच्च कोटि के नेतृत्व एवं संगठन क्षमता के बिना असंभव था। तो पूर्व के समुद्री तट के साथ साथ आगे बढ़ते जाने का कारण यह भी हो सकता है कि भूमि पर उसके सैन्य अभियानों में उसका फौजी बेड़ा भी सहायक था। मित्रों देखिए, दक्षिण भारत जाने में अब आप देखते हैं कि दक्षिण भारत पठारी भूमि है, ऊंची नीची भूमि है वहाँ की। वहाँ जो है जो बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियों को पार करके आगे बढ़ना, बीच बीच में पहाड़ हैं उन्हें पार करना। अब जैसे तो इसलिए उसने दक्षिण के लिए जो मार्ग चुना था वो उड़ीसा से होते हुए समुद्र के किनारे किनारे होते हुए वो गया था। तो ये भी उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि पूर्व के समुद्र तट के तो पूर्व के समुद्र तट के साथ साथ आगे बढ़ते जाने के कारण यह भी हो सकता है कि भूमि पर उसके सैन्य अभियानों में उसका फौजी बेड़ा भी सहायक था। उसके पास एक सशक्त समुद्री बेड़ा अवश्य रहा होगा। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। समुद्रगुप्त से पहले अथवा बाद में किसी भी भारतीय शासक के लिए अपनी सार्वभौमिक सत्ता मनवाने के लिए इस परंपरा मान्य यज्ञ के आयोजन का इतना अधिक औचित्य नहीं रहा। तो पहले होता था कि अश्वमेध यज्ञ वही करता था और वो अश्व का घोड़ा छोड़ दिया जाता था, कोई उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं करता था। जो पकड़ता था अगर कोई घोड़ा अश्वमेध का, तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो इस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चारों दिशाओं में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जो समुद्रगुप्त ने भी किया। तो समुद्रगुप्त को बी.ए. स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा। हालांकि इस बात को लेकर भारतीय इतिहासकारों में विवाद है, क्योंकि नेपोलियन बहुत बाद में हुआ। समुद्रगुप्त नेपोलियन से हजारों साल पहले हुआ था। तो इसलिए समुद्रगुप्त नेपोलियन की तुलना करना ठीक नहीं, बल्कि नेपोलियन को कहना चाहिए कि वो फ्रांस का समुद्रगुप्त है, तब तो बात उचित प्रतीत होगी। तो सेनापति एवं राजनेता दोनों रूपों में प्रखर प्रतिभाशाली समुद्रगुप्त में हृदय और मस्तिष्क दोनों के गुण थे, जो जीवन के शांतिपूर्ण कार्यकलाप के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। समुद्रगुप्त विद्या का महान संरक्षक तथा महान कवि एवं संगीतकार था। उसकी काव्य रचनाएं प्राप्त नहीं है, परंतु जैसे कि आपने देखा कि उसे जो है कविराज या कवि सम्राट की उपाधि मिली हुई थी, जो प्रयाग प्रशस्ति में भी लिखी हुई है। उसके जो सिक्के मिले हैं, उसके कुछ सोने के सिक्कों में उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो जिससे लगता है कि उसे संगीत वगैरह का भी अच्छा ज्ञान रहा होगा। कुछ बौद्ध अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि एक गुप्त राजा साहित्य का महान संरक्षक था और उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। वसुबंधु संभवतः समुद्रगुप्त के ही संरक्षकत्व में था। ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ हो गई है, वसुबंधु पढ़े आप। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को
साहित्य का संरक्षक कहा गया है। अभिलेख में समुद्रगुप्त की दानशीलता एवं दयालुता पर भी बल दिया गया है। तो समुद्रगुप्त धार्मिक विधि विधानों का पालन करता था तथा धार्मिक ग्रंथों में उसकी पूरी आस्था थी। वह सनातन ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उसने ब्राह्मणों को लाखों गायें दान में दी थी। कहा जाता है कि उसने अश्वमेध की परंपरा को पुनर्जीवित किया था। उसके राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म की प्राचीन महिमा और प्रभाव को पुनर्जीवन मिला, जो कि अशोक के समय क्षीण हो चला था। मतलब अशोक के समय क्या वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के साथ साथ जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अब वो फिर से महिमा मंडित किया उसने उसे। नव ब्राह्मणवाद का यह सिद्धांत कि राजा मानव के रूप में एक महान देवता होता है, प्रयाग प्रशस्ति में प्रतिफलित है। तो निस्संदेह समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व असाधारण और अद्वितीय था और उसने भारत के इतिहास में एक नए युग का समारंभ किया, इसलिए उसकी विक्रमांक उपाधि बिल्कुल ठीक थी, उचित थी। स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त ने पुराण प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य के अनुकरण पर ऐसा किया। उसके द्वारा जो जारी सिक्के थे, अनेक प्रकार के सोने के सिक्के थे, वो उसके शासनकाल के विलक्षण स्मारक चिन्ह है। सिक्कों पर उत्कीर्ण उसकी विभिन्न आकृतियां उसके वास्तविक जीवन से ली गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सिक्के राजा की सामर्थ्य तथा शांतिपूर्ण अभिरुचियों के प्रतीक हैं। सिक्कों पर अंकित आकृतियों द्वारा राजा की शक्ल सूरत का अंदाजा लगाया जा सकता है और वह अन्य प्रकार से बनी धारणा के अनुरूप ही है। मतलब जैसे कि उसका नाम लेने पर कि एक बहादुर योद्धा, उसका व्यक्तित्व तो कैसा रहा होगा, तो सिक्कों में देखने से प्रतीत होता। तो मतलब उससे देखने में लगता है कि उसका लंबा कद, बहुत ही भरी हुई पुष्ट देह, बलिष्ठ गठीली भुजाएं और चौड़ी छाती रही होगी। तो मित्रों, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों की कारीगरी भी जो है वो बहुत गजब की है और वो गुप्त काल के प्रगति की आश्चर्यजनक मिसाल है, उदाहरण है, नमूना है। तो इसलिए इस काल को श्रेणी युग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल युग, कहना सर्वथा उपयुक्त है। प्राप्त सामग्री के आधार पर समुद्रगुप्त के बारे में कहा जा सकता है कि वह उस आने वाले युग की भौतिक एवं बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था, जिसे अधिकांशतः उसने स्वयं सृजित किया था, जिसकी रचना उसने स्वयं की थी। तो 5 शताब्दियों के राजनीतिक विघटन और विदेशी आधिपत्य के बाद एक बार फिर से भारत नैतिक, बौद्धिक और भौतिक प्रगति के शिखर पर पहुंचा था और ये वही स्वर्ण युग था जिसने आने वाली भारतीय पीढ़ियों को प्रेरणा दी और जो एक साथ ही उनके आदर्श तथा निराशा का केंद्र बना। यद्यपि स्वर्ण युग को लेकर के विद्वानों में थोड़ा विवाद है। वामपंथी इतिहासकार जो है वो हर चीज को आर्थिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आर्थिक रूप से गुप्त काल जो था वो अन्य कालों की अपेक्षा अत्यधिक समृद्ध था। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें आप, और अपने कमेंट्स भी दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। निश्चित रूप से नोट्स आपके काम आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही।